नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज चुके हैं और अब शुरू होने जा रहा है आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब वो मंच जहां से आम आदमी की आवाज बुलंद होती है। घंटी बजाओ मतलब टीवी न्यूज की दुनिया का वो शो जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मुद्दों की पड़ताल होती है जो हमारे आपके जीवन पर असर डालें। तो आज घंटी बजाओ में हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं, दरअसल अपने देश में वो लाखों लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जी हां, कोई साल ऐसा नहीं गुजरता जब अपने देश में बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों की जान ना जाए, आर्थिक नुकसान ना हो, लोग बेघर ना हो, पशुधन का नुकसान ना हो। फिर भी सरकार के पास ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए कोई दूरगामी योजना नहीं। यह सच है कि बाढ़ और बारिश प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर सिस्टम चुस्त दुरुस्त हो तो नुकसान को कम किया जा सकता है। अब आप सोचिए, किसी की नदी में या समंदर में डूबने से जान चली जाए तब तो बात समझ आती है, लेकिन भारत के बेहद आधुनिक शहरों में शुमार बेंगलुरु में बीच शहर डूबकर अगर मौत होने लगे तो आप क्या कहेंगे? है ना ये सिस्टम का जानलेवा नकारापन। तो घंटी बजाओ की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और बाढ़ बारिश के आगे घुटने टेक चुके सिस्टम के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाइए। सड़क पर हूं जो अब सड़क नहीं नदी के तौर पर नजर आ रही है। ये सारा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। देश का एक पूर्वोत्तर हिस्सा जो इस वक्त बाढ़ की बड़ी तबाही झेल रहा है। या तो सड़क या फिर खेत होता है ये पूरा इलाका, लेकिन इस समय अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ कोपिली नदी का पानी। এখানে কষ্ট তো ওই যে বানপানি হয়েছে, রাস্তাঘাট ডুবে গেছে, ঘরবাড়ি ডুবে যাচ্ছে, এটাই কষ্ট। लेकिन पूर्वोत्तर हिस्से में बाढ़ की ये बेबसी क्या देश के दूसरे हिस्सों में सरकारों को जगह पाएगी? आने वाले खतरों से निपटने के लिए सरकारों को सबक दे पाएगी? देश का एक दक्षिणी हिस्सा जहां कुछ घंटों की बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुसीबतों से भर दिया, जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन दक्षिणी हिस्से में लोगों की ऐसी मुसीबतों से क्या देश के दूसरे हिस्सों में सरकारें कोई सबक लेंगी? ऐसी मुसीबत न आए इसका भरोसा क्या अपनी जनता को देंगी? देश के दो अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पूर्वोत्तर राज्य असम की, जहां 24 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है, और दूसरी तस्वीर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की, जहां कुछ घंटों की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया और शहर में लोग भारी मुसीबतों का सामना करते हुए नजर आए। असम की ताजा बाढ़ और बेंगलुरु में मुसीबतों की बारिश का देश के दूसरे हिस्सों से क्या और क्यों कनेक्शन है? क्यों हम ऐसी तस्वीरों से सरकारों को सबक लेने की बात आज कर रहे हैं, ये बताएं। उससे पहले आपको उस असम ले चलना और वहां का हाल दिखाना जरूरी है, जहां 33 जिलों में से 24 जिले इस वक्त बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं, जहां पानी ने लोगों की जिंदगी को परेशानियों से भर दिया है। असम में उफनती नदियों का पानी शहर शहर गांव गांव तबाही मचा रहा है।
जिंदगी हर तरफ बेबस नजर आ रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल असम में आफत लाने वाली इस बाढ़ में घिरे लोगों का हाल लगातार देश को दिखा रही हैं। ये बता रही हैं कि बाढ़ जब आती है तो क्या क्या होता है। असम के 24 से ज्यादा जिले इस समय जलमग्न हैं। मैं एक ऐसी सड़क पर हूँ जो अब सड़क नहीं नदी के तौर पर नजर आ रही है। खेत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेत इस समय पूरे असम में नदी यानी कि पानी के नीचे हैं और वहीं करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को इस पूरी बाढ़ की स्थिति ने प्रभावित कर दिया है। ये लगातार दूसरा साल है जब असम में बाढ़ तबाही और बर्बादी लेकर आई है। पिछले साल भी असम के लोगों ने बाढ़ के दर्द को झेला। तब 21 जिलों में 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। अब इस साल फिर असम बाढ़ में फंसा दिख रहा है। यहाँ के 24 जिले अब तक बाढ़ में घिर चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पैदा हुई मुसीबतों को झेल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि एनडीआरएफ और सेना के जवानों की टुकड़ियां असम के बाढ़ वाले इलाकों में पहुंचकर लोगों को बचाने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन छेड़े हुए हैं। हम इस समय है स्टेट डिपार्टमेंट की रिलीफ फोर्स है उसके नाव पर और ये टीम्स लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और उनके साथ साथ नौसेना और साथ में थल, जल, नभ सब लगे हुए हैं अलग अलग जगहों से इवैक्यूएशन कराने के लिए, यानी कि लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय जैसे पूर्वोत्तर के 3 राज्य बाढ़ की मार झेल रहे हैं, तो दक्षिण भारत के शहर बेंगलुरु से आफत में फंसी जिंदगी की ये तस्वीरें सामने आई। बेंगलुरु जैसे बड़े और हाईटेक शहर का ये हाल मंगलवार को चंद घंटों की बारिश में हो गया। देखिए शहर के निचले इलाकों में सड़कें और गलियां किस तरह जलमग्न हो गईं। कई घरों तक में पानी भर गया तो कई जगह गाड़ियां भी बहती और डूबती नजर आई। प्रॉब्लम क्या है कि इधर जो पानी बारिश का आ रहा है तो ये पानी जाने के लिए एक ड्रेनेज है, वो ड्रेनेज के अंदर जाना है। तो वो ड्रेनेज का जो है वो छोटा सा है तो वो बड़ा बनाना है, तो कोई भी काउंसलर रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। और एमएलए का ऑफिस में पूछेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, सिर्फ हाथ दिखाते हैं, वोट लेते हैं और उनके काम जो फिनिश हो गया, सिर्फ वोट लेने का ही उनका काम है, दूसरा काम नहीं है उनका। और ये बेंगलुरु के वर्माऊ का साई लेआउट नाम का इलाका है जहां करीब 300 घर हैं। जब भी बारिश होती है शहर में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना यहीं के लोग करते हैं। इसी इलाके के ये गोपाल हैं जो एबीपी न्यूज से क्या कुछ बताते हैं, जरा आप भी सुनिए। ड्रेनेज का जो है वो छोटा सा है तो वो बड़ा बनाना है, तो कोई भी काउंसलर रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। और एमएलए का ऑफिस में पूछेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, सिर्फ हाथ दिखाते हैं, वोट लेते हैं और उनके काम जो फिनिश हो गया, सिर्फ वोट लेने का ही उनका काम है, दूसरा काम नहीं है उनका। तो ये प्रॉब्लम से इधर पे पानी खड़ा है। ये हाल तब है जब बेंगलुरु देश के सबसे आधुनिक और तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। बारिश के दिनों में बेंगलुरु के लोगों पर जिस तरह की मुसीबत आती है, वैसी ही मुसीबतों से देश की राजधानी दिल्ली के लोगों का भी सामना होता है जब जब दिल्ली में तेज बारिश होती है। ये बेंगलुरु की ताजा तस्वीरों के साथ दिल्ली की कुछ महीने पहले की तस्वीर है, जिनमें बहुत ज्यादा फर्क आप नहीं कर पाएंगे। जैसे बेंगलुरु को कुछ घंटों की बारिश ने बेबस बना दिया, वैसे ही बेबसी कुछ घंटों की तेज बारिश में राजधानी दिल्ली में अक्सर देखने को मिलती है। और ऐसी तस्वीरों और हालातों के पीछे की असल वजह को टाउन प्लानर एके जैन सामने लाते हैं, जो डीडीए के प्लानिंग कमिश्नर भी रह चुके हैं। टाउन प्लानिंग का जो बेसिस पहला हुआ करता था वो था कि फ्लड प्रोन ना हो, फ्लड ना आए, ड्रेनेज का प्रॉपर हो, ये सबसे फंडामेंटल एक कंसिडरेशन था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हम ये जो आबादी बढ़ रही है, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनती जा रही हैं, हाउसिंग और प्रॉपर्टी डेवलपर वाला अप्रोच अडॉप्ट कर लिया है, हम हर जगह कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं। लेकिन इसी दिल्ली का लुटियन जोन, जहां सबसे बड़ा सरकारी भवन यानी देश की संसद है,
सरकार के तमाम मंत्री, सांसदों और नेताओं के बंगले और दफ्तर हैं। वहाँ तेज बारिश में भी किसी तरह कोई असर देखने को नहीं मिलता। ना यहाँ जल भराव होता है, ना इमारतों, दफ्तरों या बंगलों के अंदर कभी पानी पहुँचता है। तो ऐसे में सवाल ये कि बारिश और बाढ़ से बचाने वाले ऐसे लुटियंस जोन देश की जनता के लिए क्यों नहीं बनते? ये सवाल आज इसलिए भी क्योंकि यूपी जैसा देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बारिश के मौसम में अक्सर खबरों में रहता है और बाढ़ की बर्बादी की ऐसी ही तस्वीरें बिहार से भी हर साल सामने आती हैं। आंकड़े बताते हैं कि अकेले यूपी में हर साल औसतन 27 लाख हेक्टेयर प्रभावित। बाढ़ के कारण वार्षिक अनुमानित नुकसान रुपए 432 करोड़, जबकि बिहार में 70% से ज्यादा इलाका हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। अकेले बिहार में ही बाढ़ से देश की फसल का 30 से 40% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। और ये हाल तब जब सरकारें हर साल बारिश और बाढ़ से जनता को बचाने के लिए बड़े बड़े दावे करती हैं, करोड़ों रुपए का बजट और योजनाएं बनाती हैं, लेकिन वो तमाम दावे और वादे ऐसी बाढ़ और बारिश में बह जाते हैं, क्योंकि आरोप है कि सरकारें उन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं देती हैं, न ही कभी ठोस एक्शन लेती है, जिनकी वजह से बाढ़ और बारिश में जनता डूबने को मजबूर होती है। इसमें खाली बिहार और यूपी नहीं, पर अभी आप आसाम देखिए तो ये जो समस्या है जहाँ चूक हो रही है, उसका मेन रीज़न ये है कि हम जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कर रहे हैं, टाउनशिप्स बना रहे हैं, वो लो लाइंग एरिया में बनाए जा रहे हैं। नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न को डिस्टर्ब कर देंगे। जहाँ पानी का बहाव होता है, पानी का निकास होता है, तो पानी तो वहाँ पे ठहरेगा ही। कंस्ट्रक्शन करके जाते हैं, इंक्रोचमेंट हुआ है, लेक्स जो कालवे को इंक्रोचमेंट करके कंस्ट्रक्ट कर लिया है। सो इसलिए बारिश आने से पानी को जाने के लिए संदर्भ भी नहीं है। बैंगलोर में 80% रेनफॉल आता है और वो बहुत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक घर में भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया था, सबको वाटर सिक्योरिटी बिल्कुल फ्री मिलेगा। फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि ये पानी को रास्ते में छोड़ के, चलने में छोड़ के पब्लिक फैलाना, और सरकार भी दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, द पॉलिटिकल विलिंगनेस इज नॉट देयर। यानी बाढ़ वैसे तो कुदरती आपदा है, लेकिन सरकारी कुनीतियां और सिस्टम की अनदेखी ऐसी आपदाओं को देश की जनता के लिए और भी ज्यादा विकराल बना देती है। जबकि जानकार ऐसी समस्याओं को गंभीर बताते हुए सलाह देते हैं कि सरकार और सिस्टम को 4 बड़ी बातों की तरफ फोकस करना चाहिए। पहला, बिना ठोस योजनाओं के विकास कार्यों से बचना चाहिए। दूसरा, नदियों और जल स्रोतों के पास कोई भी अतिक्रमण नहीं होने देना चाहिए। तीसरा, शहरी आबादी वाले इलाकों में जल निकासी के लिए ठोस और प्रभावी व्यवस्था बनानी चाहिए। चौथा, तालाब या झील जैसे जल स्रोतों वाली जगह पर किसी भी तरह के निर्माण से बचना चाहिए। ये खाली एक टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये कल्चर से बहुत ज़्यादा संबंधित है। जब तक हम लोगों को साथ लेके और मोटिवेट करके उनको सेल्फ मैनेजमेंट की वो नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर नहीं करेंगे, ये चीज़ें गवर्नमेंट के भरोसे नहीं सॉल्व हो सकती। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाढ़ भारत जैसे विकासशील देश को हर साल बड़ा जख्म और नुकसान देकर जाती है। 1953 से 2018 के आंकड़ों को आधार बनाए तो भारत में हर साल बाढ़ से औसतन करीब 5700 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। हर साल औसतन 1600 से ज्यादा लोगों की जान बाढ़ ले लेती है। 12 लाख से ज्यादा घरों को बाढ़ बर्बाद करती है और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा बेजुबान जानवरों की जिंदगी भी बाढ़ के दौरान चली जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।